नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम एक बार फिर से जो हमारी बुक चल रही है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी वाली बुक, इसके तहत जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्णमाला का, उसके तहत हम यूनिट नंबर देखेंगे 1.2 को। क्योंकि हमने देखो यूनिट नंबर 1 देख ली, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, वर्णमाला का पूरा कॉन्सेप्ट, वर्णमाला और विराम चिन्ह का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने पूरा देख लिया। उसके बाद में जो यूनिट नंबर 1.1 थी आपकी, उसमें हमने वर्णमाला के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमने खूब अच्छे से देखा। उसके बाद में जो हमारा एक इसमें पॉइंट और बच जाता है कि जो हमारा अभ्यास प्रश्न है आपके विराम चिन्ह से संबंधित, तो विराम चिन्ह से संबंधित अभ्यास प्रश्न होंगे, वो आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, जो विराम चिन्ह के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको वर्णमाला वाले यूनिट में ही बता दिया, अर्थात यूनिट नंबर 1 में ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वहां पर उसको देख लेना, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू हम यहाँ भी लेंगे, क्योंकि एक बार जब हम शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उसको लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 1.1 को। तो देखो, विराम चिन्ह जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी ने इनकी संख्या जो बताई है वो 20 बताई है, और इन्हें भी अंग्रेजी से लाया हुआ, मतलब अंग्रेजी भाषा से आया हुआ बताया है इन चिन्हों को भी कामता प्रसाद गुरुजी ने। और विराम का अर्थ क्या होता है जी? तो विराम का अर्थ होता है एक तरीके से ठहराव। तो विराम का अर्थ अर्थात ठहराव होता है। तो वही कहाँ कहाँ ठहराव होता है, कहाँ ज्यादा ठहराव होता है, कहाँ कम ठहराव होता है, वही हमें यहाँ पर देखना है। किस तरीके से? चिन्हों के माध्यम से। जैसे आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है ये वाला, और पूर्ण अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये वाला, और पूर्ण विराम का जो चिन्ह देखते हैं वो ये वाला होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस के बाद में लिख देते हैं, जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है। और जब राम खाना खाता है तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा हल्का से रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिसे इसे आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, सेम वही है। इसे निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह, सामसिक चिन्ह भी कहा जाता है, ये जो होता है। उसके बाद में आप कोष्टक देखते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में अवतरण चिन्ह होते हैं। देखो, अवतरण चिन्ह सिंगल होते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं रा, तो ये आपका सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ऐसे ही उद्धरण चिन्ह होता है। तो उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो डबल कोट्स में होते हैं, जैसे राम को आप डबल कोट्स में लिखना चाहें इस तरीके से। उपविराम होता है, एक अपूर्ण विराम होता है। अपूर्ण विराम में टू डॉट लगा दे, जैसे विसर्ग में लगती है ना टू डॉट, उस तरीके से लगते हैं। उसी तरीके से विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह का मतलब, ये विवरण चिन्ह में आप उपविराम को मिला दो और निर्देशक चिन्ह को मिला दो, तो दोनों को मिलाकर एक साथ ये क्या कर देते हैं, ये विवरण देते हैं। कि आपने कोई टॉपिक लिख दिया, जैसे मैं कह दूं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। जैसे आपने सिंधु सभ्यता लिखा, उसके बाद में टू डॉट लगा कर जो आपने निर्देशक चिन्ह लिख दिया, तो इसके बाद में क्या है कि आप सिंधु सभ्यता के बारे में आप विवरण देने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनती है। उसी तरीके से पुनरुक्ति सूचक होते हैं। पुनरुक्ति सूचक में देखो, ये जो होता है, ये उद्धरण चिन्ह जो होता है, ये तो बनता है इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन जब ये जो बनता है, ये नीचे से घूमता है ऊपर को इस तरीके से, तो ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह, छोटे ब्रैकेट के अंदर जीरो को फिट कर दो तो ये आपका संक्षेप चिन्ह बन जाता है। उसी तरीके से देखेंगे लोप चिन्ह, तो लोप चिन्ह में आपको डॉट डॉट भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर यूज हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे पाद चिन्ह। पाद चिन्ह जो होगा वो सिंगल कोमा का होगा, सिंगल लाइन का होगा। उसी तरीके से दीर्घ उच्चारण शब्द होगा। देखो, ये जो आपने छंद पढ़े होंगे वहां पर देखा होगा, यहाँ पर जहाँ पर एक मात्रा का समय लगता है वो एक मात्रिक, जहाँ पर दुई मात्रा का समय लगता है वहां पर दुई मात्रिक। तो ये दुई मात्रिक के इस तरह से दीर्घ उच्चारण शब्द या दीर्घ उच्चारण चिन्ह को संबोधित करता है। ये एस जो होता है, ये कह लो उल्टा एस जो होता है। पाद चिन्ह, ये डॉट वाला होता है, जो डॉट होते हैं। जैसे कहीं गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, इसको हम काक पद भी कहते हैं और हंस पद भी कहते हैं और त्रुटि भी कहते हैं। जैसे आपने दुख लिखा, तो दुख लिखा तो पता लगी ये तो गलत हो गया, लेकिन इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, टोपी, क्योंकि काटेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये जो टोपी लगी, ये दर्शा रही है कि इससे ये जो लिखा हुआ शब्द है ये गलत है कहीं ना कहीं। तो जो शुद्ध लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, उसमें इस तरह से लिखते हैं शुद्ध। ठीक। तो टीका सूचक जो होंगे उसमें स्टार भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है और दो भी आ जाता है। इस तरीके से टीका सूचक होते हैं। तुल्यता सूचक, समता सूचक, अर्थात बराबर का जो चिन्ह जो होता है, अर्थात इक्वल का जो चिन्ह होता है आपका, वो यहाँ पर यूज होता है, जैसे ये बराबर। समाप्ति सूचक में ये वाला होता है ना, आप निर्देश चिन्ह लगाइए इसमें और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देना, बीच में जीरो लगाकर एक डॉट इधर एक लाइन इधर खींच देते हैं, ये आपका निर्देश चिन्ह हो जाता है, वो समाप्ति सूचक बताता है। अपूर्ण चिन्ह जो होते हैं, अपूर्ण चिन्ह में ट्रिपल एक्स लगा दो और ये आपका अपूर्ण चिन्ह को भी दर्शाएगा, अर्थात ये भी समाप्ति सूचक का ही बोधक है एक तरीके से। अब
नेक्स्ट सवालों को बढ़ते हैं हम इसके पर। देखो, कह रहा है मुझे बाहर जाना है, मैं रेखांकित चिन्ह को पहचानी। तो कुछ ये जो रेखांकित चिन्ह है ये वाला, इसको कह रहा है। तो ये क्या है? पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम की श्रेणी में आएगा, इसलिए ए आंसर बनेगा इसका। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधोरेखा। जैसे मैं कह दूं राम, राम को अंडरलाइन करो, तो अंडरलाइन ये कर दिया हम, तो इसी अंडरलाइन को हिंदी में बोलते हैं अधोरेख, अधोरेख चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है? जो दो समानार्थी होते हैं, में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए राम और लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाले का, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? तो जो कोष्टांकित विराम चिन्ह जो होते हैं वो अर्ध विराम की श्रेणी में आते हैं। इक्वल, इक्वल अर्थात बराबर का। तो बराबर किसमें? बराबर को हम क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग होता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण विराम लगता है, यहाँ पर इसने कुछ नहीं लगाया, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? गलत। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ये भी आपका गलत। तो सुनो सुनो, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का सुनो। जब भी कभी भी हम किसी वस्तु पर जोर डालते हैं, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग कर देते हैं। तो सुनो सुनो, वह गा रही है, तो ये आपका जो है विराम की दृष्टि से जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका सी। ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह में प्रयुक्त होता है, अभी पीछे देखा संयोजक चिन्ह होता है, ये संयोजक चिन्ह। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां यूज जो होता है वो पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम आपका ये वाला पूर्ण विराम। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो किसी की कही गई चिन्ह को बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वहां पर पिन करते हैं इकहरा उद्धरण, अर्थात बल दिया जाएगा, तो जैसे इकहरा उद्धरण मतलब ये वाला, जैसे इसके दोनों तरफ इकहरा उद्धरण दे दिया हमने, तो इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उसे, तो ये आपका ए आंसर बन जाएगा इसमें। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें भी क्या होगा? ए ही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा होगा? तो निर्देश कहाँ दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है इसमें, ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका अल्प विराम है। कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन विराम चिन्ह का, देखो निर्देशक होते हैं, लाघव होते हैं, विवरण होते हैं, उपदेशक नहीं। क्या हमने 20 के 20 में उपदेशक पढ़ा? नहीं, तो इसलिए यही आंसर नहीं होगा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये फिर से रिपीट हुआ, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वहां पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम जो चिन्ह है ये आपका अल्प विराम, सिंगल डॉट वाला अल्प विराम कहलाता है। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका जो कहलाएगा, ये वाला, ये आपका पूर्ण विराम की श्रेणी में आता है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, प्लस प्लस वाले जो चिन्ह होते हैं, रेखांकित चिन्ह किसको दर्शाते हैं? तो रेखांकित चिन्ह दर्शाते हैं लोप सूचक चिन्ह को, कि यहाँ पर लोप किया जा रहा है, तो लोप सूचक चिन्ह को दर्शाते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर हम यूज करते हैं योजक चिन्ह का, तो आंसर बनेगा सी। ऐसा अभी मैं आपसे कह दूं राम सीता, तो राम सीता के बीच में ये जो है ये आपका योजक चिन्ह को दर्शा रहा है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को छांटिए। तो पूर्ण विराम क्या था? पूर्ण विराम है ये वाला, एक डंडा खींच दो सेंटेंस के अंत में, तो पूर्ण विराम बन जाता है। ओह, बहुत कठिन समय आ गया, आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? देखो जहां भी ओह, दुख जैसी आश्चर्यचकित घटनाएं घटती हो, वहां पर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आश्चर्य सूचक शब्द कहते हैं, तो इसलिए आंसर बनेगा ए। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो यहाँ भी क्या है? ये भी प्रार्थना करने आश्चर्यजनक कार्य हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, तो इसलिए आंसर ए बनेगा इसका। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, जब अचानक हुआ तो वहां भी कैसा प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, अर्थात इस वाले चिन्ह का। एक लाइन खींच दो, उसके नीचे डॉट लगा दो, तो ये आपका बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम अभी हम पीछे से ही देखते आ रहे हैं, तो अल्प विराम ये रहा आपका। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो वो ये इनकी बात कर रहा है कि ये जो चिन्ह है ये कौन से चिन्ह आते हैं? तो ये होते हैं आपके उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह की श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका
जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो कोई कई बार रिपीट हो गया सवाल, ये बार बार आया, कभी यूपी पुलिस में, कभी कहीं और कभी कहीं। तो पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, तो पूर्ण विराम ये रहा आपका, तो पूर्ण विराम में एक डॉट लगता है, सीधी लाइन एक खींचती है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण चिन्ह का जब प्रयोग होता है, देखो, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, नहीं। जब कोई प्रश्न पूछा गया हो, ये भी नहीं हो। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। यस, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए। जैसे अभी देखा आपने कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये क्या था? ये इसका उनका उद्धरण था, ये उन्होंने ही उद्धरण कहा था, तो इसी वजह से ज्यों का त्यों लिखना ही वो उद्धरण चिन्ह की श्रेणी में आता है। तो डी भी नहीं होगा, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो इसे हंस पद को ये कह रहा है कि किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे त्रुटि विराम के नाम से भी जाना जाता है। विराम विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो, जो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा उसे हम देख सकते हैं। देखो, पिता ने पुत्र से कहा, देरी हो रही है, कब आओगे? तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो इसे भी हटा दो। जैसे पिता ने पुत्र से कहा, अब यहाँ पर देखो इसने कॉमा लगा दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा देरी हो रही है, कब आओगे? तो इसलिए ये आंसर बनेगा आपका, ये आपका राइट होगा, सी। नेक्स्ट, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच में जो चिन्ह आता है वो अर्ध विराम का आता है। जैसे अल्प विराम ये वाला, और जो हमारा अर्ध विराम होता है उसके नीचे ये वाला, और उसके बाद ये। इसमें कम समय लगता है, इसमें इससे ज्यादा समय लगता है, और इसमें इससे ज्यादा समय लगता है, अर्थात सबसे ज्यादा समय लगता है वो पूर्ण विराम में लगता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो मोहन आज घूमने जाएगा, उसमें लगा है पूर्ण विराम, जैसे ये वाला, ये क्या बोलते हैं? हम इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता? जैसे देखो, यह पूर्ण विराम बिल्कुल राइट है, अल्प विराम है, ये भी राइट है, योजक चिन्ह जो है ये आपका सही नहीं है, योजक चिन्ह ये नहीं होता आपका, और उद्धरण चिन्ह आपका ये भी राइट है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी इसका आंसर होगा। वाक्य के सॉरी काक पद का उपयोग कब करते हैं? देखो, जो काक पद का उपयोग करते हैं कब? वाक्य के बीच विराम लेने के लिए नहीं, बार बार एक ही बात को कहने के लिए ये भी नहीं, शोक प्रकट करने के लिए नहीं, छुटे हुए अंश के लिए कहते हैं। जैसे कोई वस्तु लिखते लिखते कोई वर्ड छूट जाता है तो वहां पर लिख देते हैं, या फिर कोई गलत हो जाता है तो वहां पर लिख देते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। काक पद को त्रुटि पद भी कहते हैं, और हंस पद भी इसी को ही कहा जाता है। मानव विकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो उसके ऊपर जो लिखते हैं हम, वो हंस पद को ही लिखते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने आप एग्जाम्पल दिया था दुख का, इसमें टू डॉट छूट गया, तो जब छूट गया तो इसका मतलब इस पे आप हंस पद लगा दो, या काक पद लगा दो, या त्रुटि पद लगा दो, बात एक ही है तीनों की। सुमेलित करना है आपको, तो को सुमेलित करेंगे तो हम कैसे सम्मिलित करेंगे? जैसे अल्प विराम में जो आएगा वो कौन सा आएगा? जैसे अल्प विराम कौन सा होता है जी? जैसे आपने इसमें देखें, अल्प विराम में आएगा ये वाला। हाँ, ठीक। और विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं ये वाला, एक्सक्लेमेटरी वाला। और अर्धविराम आप जानते हैं, अर्धविराम ये वाला। और एक ही बचा अब आपके निर्देशक चिन्ह में ई आ जाएगा। इसका मतलब एक का जो बनेगा वो बनेगा, एक का बनेगा आपका ई, छोटी ई। तो एक का जो बनना है आपका, गड़बड़ होगी क्या कहीं? हाँ, एक का जो बनेगा वो आ बनेगा, ये वाला बनेगा, तो एक का आ देखो इसमें, तो ये आपका किस में बन रहा है? बी में। तो एक से आपका काम बन जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर बी बनेगा। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का जो सूचक चिन्ह होता है वो ये होता है, जबकि ये अल्प विराम का है, आप जानते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो विराम चिन्ह संबंधी जो विसंगति है, जैसे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये यहाँ नहीं लगेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरे पर ही लगेगा, ये जो अवतरण चिन्ह दिया है इसने। तो इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ पर इसमें गलती है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होगा? तो अर्धविराम का चिन्ह ये है,
ये आपका अल्प विराम है, ये आपका विस्मयादि बोधक है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। तो अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होगा? तो अर्ध विराम का जो चिन्ह होगा वो विराम चिन्ह, ये आपका बी होगा। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वाक्य में जब क्षण क्षण भर का ठहराव लिया जाता है तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो और से पहले जो हम देखते हैं कि ना तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता, ना ही अल्प विराम का प्रयोग होता, और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा ये सभी, अर्थात डी इसका आंसर बनेगा। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है आपका ये वाला, इसे एक्सक्लेमेटरी का साइन बोलते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का रूप है, तो अर्ध विराम चिन्ह का जो रूप बनेगा वो ये बनेगा, ये एक्सक्लेमेटरी है। कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? तो कोष्टांकित विराम चिन्ह जो है वो अर्ध विराम की श्रेणी में आता है। अब फिर से इनको सम्मिलित करना है, तो देखो अल्प विराम जो होता है वो अल्प विराम होता है ये वाला तीन। तो जैसे एक एक का तीन देख लो इसमें कहाँ है, तो एक का तीन देखो दो में है, तो इसे भी छोड़ो। तो ये जो कोष्टक होता है, तो कोष्टक जो यूज करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, तो बी का चार, एक का तीन और बी का चार। देखो एक का तीन ये रहा और बी का चार ये रहा, तो आपका आंसर तो यहाँ से निकल जाता है कि क्या बनेगा? डी। उसी तरीके से आप सी को देख लो, तो जो संक्षेपक सूचक है, संक्षेपक सूचक जो होता है ये होता है, और योजक चिन्ह जो होता है वो ये रहा। इस तरीके से आपके सारे मैच कर जाते हैं। त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो त्रुटि पूरक शब्द के लिए हम विकल्प डी का प्रयोग करते हैं, अर्थात हंस पद का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो कौन सा इसमें योजक चिन्ह की श्रेणी में आएगा? तो योजक चिन्ह की श्रेणी में आता है सी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध है? तो विरामादि चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध होगा, देखो क्रोध चाहे जैसा भी हो, ये नहीं होगा, इसमें अल्प विराम लगेगा, अर्ध विराम नहीं लगेगा। क्रोध चाहे ये भी नहीं बनेगा, और क्रोध यहाँ पर देखो अल्प विराम लगा हुआ, तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, इसलिए आंसर बनेगा आपका सी। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हंस पद जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी बनेगा। अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह जो है हम पीछे भी देखते आ रहे हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन में रहा है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम को ही हंसपद कहते हैं हम। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो पिता ने पुत्र से कहा, देरी, यहाँ पर डैश नहीं लगेगा, यहाँ पर कोमा लगेगा। अब देखो कोमा कहाँ लग रहा है? कोमा लग रहा है इसमें, सी वाले में। देखो पिता ने पुत्र से कहा देरी हो रही है, कब आओगे? तो यहाँ पर ये होगा, सी आंसर लगेगा इसका। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए फिर से वही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुख दुख के बीच लगने वाला जो डैश वाला चिन्ह है इसे हम क्या बोलते हैं? तो सुख दुख के बीच जो लगता है वो योजक चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह जो है वो ये है आपका अल्प विराम चिन्ह सी में। अल्प विराम फिर से सुमेलित करना है, तो सुमेलित कैसे करेंगे? तो अल्प विराम जो है होता है वो होता है हमारा ये वाला, और विस्मयादि बोधक जो होता है वो होता है ई, और अर्ध विराम की जो श्रेणी में आता है वो आता है ए, और निर्देशक चिन्ह की श्रेणी में आता है ये। अब आप मैच करा लो, जैसे एक का आ है, तो एक का आ देखो एक में ही है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बी। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह जो है इसे अभी हम पीछे भी देख चुके हैं, तो ये होता है हमारा योजक चिन्ह। सुख दुख के बीच लगने वाला फिर से वही योजक चिन्ह आएगा आपका इसमें आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प विराम सी होगा ये वाला, एक डॉट, बस एक लाइन खींचती है इसमें। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उसके स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो वहां पर हम लिखते हैं हंसपद, अर्थात त्रुटि पद को ही हम हंसपद कहते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना गया है। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो है आपकी 20, तो आंसर बनेगा ए। अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए, तो अल्प विराम जो चिन्ह होते हैं वो ये वाला होता है, ए ऑप्शन में आपका अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है।
आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। देखो इसमें जो उचित विराम चिन्ह होगा वो लगाएंगे आप। देखो इस आशीष के बाद भी एक लगेगा, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव, तो यहाँ पर जो लगेगा आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इस वाक्य में जो उचित विराम होगा तो आनंद घर आया, भाई यहाँ पर अल्प विराम लगा दो, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इसलिए इसका आंसर ए बनेगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो जब वो कृष्ण के घर पहुंचा तो किस चिन्ह का, हाँ भाई मैं कृष्ण के घर पहुंचा, कॉमा लगा दो, परंतु वह नहीं मिला। समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हम कॉमे का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, सोहन, कॉमा लगा दिया, गीता और सीता मेला देखने जा रही हैं। इस तरीके से हम इनका समानाधिकरण का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां भी अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, राम, राम के बाद कॉमा देंगे, सीता, सीता के बाद कॉमा देंगे, मोहन, मोहन के बाद कॉमा देंगे, तो इस तरीके से हम वहां पर यूज करते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जब छंद में एक विराम चिन्ह की समाप्ति होती है तो वहां पर अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, रहीमन पानी राखियो, रहीमन पानी राखियो, जैसे ही यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हुआ, यहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह देंगे, रहीमन पानी राखियो, पानी बिन न सून, तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बन जाती है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में जो उचित विराम का प्रयोग हो वो अल्प विराम का होगा, अर्थात रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा लगाइए, कल उसकी टांग टूट गई। तो इस तरीके से आंसर जो बनेगा आपका ए आंसर बनेगा। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग ही होगा, अर्थात जाना है तो जल्दी जाओ, तो जाना है तो जल्दी जाओ, इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा, तो वाक्य में जो उचित विराम का जो प्रयोग होगा वो आपका इस चिन्ह का ए जो है आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी अर्ध विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, तो कर्णवाचक चिन्हों में जो होता है वो अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, आंसर बी बनेगा आपका, तो वाक्य के अंत में इसका आंसर होगा। किस वाक्य में विराम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं, कह रहा है कि किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इनमें से कोई नहीं। सब में क्या है, देखो वाक्य के अंत में, इसमें भी नहीं किया गया, कहानी उपन्यास लिखने में इसमें भी नहीं किया गया, छंद चरणों की समाप्ति पर कब पूर्ण विराम क्या लगता है, लगता है कि आपका पूर्ण विराम होना चाहिए, तो जबकि इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर ये बनेगा डी। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए, तो उचित विराम का मतलब तुम कब, प्रश्न पूछ रहा हो कि तुम कब आओगे, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाएगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, तो वाक्य में कौन सा को देखो, आहा वगैरह जो लगते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में लगते हैं, अर्थात विस्मयादि बोधक में लगते हैं, इसलिए आंसर बी होगा इसका। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, देखो उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं, ये आपका उद्धरण चिन्ह, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, आंसर बनेगा ए। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो संयोजक चिन्ह जो होता है वो सामसिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोष्टक का जो प्रयोग करते हैं हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह को पहचाने, तो विवरण चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, तो विवरण चिन्ह होता है ये वाला, कि जैसे आपने देख कह दिया, जैसे मैं आपसे कह दूं मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल, तो मौर्य काल लिखा आपने, उसके बाद में टू डॉट लगाया और एक योजक चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या, वो मौर्य काल के बारे में विवरण देने वाले हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विवरण चिन्ह कहा जाता है। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति जो लाघव चिन्ह होते हैं वो ये होते हैं आपके पुनरुक्ति वाले।
पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? तो उन्होंने किया है रेखा, रेखा चिन्ह के नाम से अभिव्यक्त किया है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद जो है एक और विराम मतलब अर्थात लोप विराम का वो एक और नाम कहलाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। जो तुल्यता सूचक चिन्ह होते हैं वो ये होते हैं हमारे इक्वल वाला, जो इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे हम बराबर भी कह देते हैं, वो ये है। पाद बिंदु चिन्ह को पहचान करें। तो पाद बिंदु जो चिन्ह की पहचान होती है वो इस तरीके से होती है, डॉट के अनुसार। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह कौन से होंगे? देखो समाप्ति सूचक चिन्ह ये भी है और आपका ये भी है। थ्री डॉट भी लगा दो तो भी समाप्ति सूचक दर्शाता है, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका ए। किस शब्द में एक स्वर ए स्वर नहीं है? तो देखो किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वैदिक में नहीं है, क्योंकि ए जो है ये सिंगल मात्रा वाला होता है। जैसे ए, जैसे इसमें है एक के, ऐसे इसमें है, तो इसमें नहीं है, आपका वैदिक में है, तो इसलिए आंसर बनेगा ए। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां पर। सभी सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो जिसमें देखो सही विराम चिन्ह लगे हैं, देखो छी ये नहीं आएगा, इसमें एक्सक्लेमेटरी लगेगा। जब एक्सक्लेमेटरी लगेगा तो कोई एक में लगा हुआ है, तो छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी में। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो कहाँ नहीं करते? इसमें देखो, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती है, नहीं। रीतिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, नहीं। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थ क्रियाएं आए, ये भी नहीं होगा। तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो कहते हैं ना दिनों दिन, या मैं आपसे कह दूं दिन दिन, तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका, सॉरी, ये कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, जैसे, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। नेक्स्ट, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इस यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक किस वर्ग के चिन्ह का शोधक है? तो कोष्टक जो है वो कोष्टक चिन्ह का ही शोधक है। ये जो आपका, ये इसे हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। तो इस तरीके से जो होते हैं हमारे, ये यहाँ पर पूरे हो जाते हैं विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी अपने अभ्यास प्रश्न थे हमारे। हमने इसमें 100 अभ्यास प्रश्नों को देखा, तो इसलिए ये यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। अब देखो जैसे यहाँ भी क्या है, ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है समाप्ति सूचक को, ये आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे टॉपिक कवर होगा वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। और यदि आपको देखो आदित्य पब्लिकेशन की जो नई बुक है इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। धन्यवाद।